स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला चल रही है और हिंदी की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं किसकी? शब्द विचार की। शब्द विचार की और शब्द विचार में भी किसकी बात कर रहे हैं? अविकारी शब्दों की। हमारा विकारी शब्द वाला जो प्रकार था, वो जो पोर्शन था, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग अविकारी शब्दों की बात कर रहे हैं। अविकारी शब्द अगर बोला जाए होते क्या है, तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल में वे शब्द जिनमें अगर लिंग वचन कारक और काल में अगर परिवर्तन करें तो वे शब्द बदलते नहीं हैं, जिनमें जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। किस आधार पे? जब हम लोग लिंग बदलेंगे, वचन बदलेंगे, कारक बदलेंगे और काल बदलेंगे। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कल हमने क्या देखा था? कुल कितने हैं? तो कुल अविकारी शब्द हैं चार। चार विकर से हम शब्द हमने देखा था, कौन कौन से थे? पहला था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा था संबंध बोधक, संबंध बोधक, है ना। तीसरा था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा था विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक। तो हमने कल किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी कल क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के महत्व को हमने देखा था कि क्रिया विशेषण का महत्व क्या क्या है। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं आज के भी क्लास को। तो हमने कल क्रिया विशेषण देखा था, क्रिया विशेषण में महत्व देखे थे। तो महत्वों को एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। वो महत्व कौन कौन से थे जिनका क्रिया में उपयोग किया जाता है? वो क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के महत्व कुल बोला जाए कि उनका जरूरी क्यों है, कुल कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। पहले हमने देखा था क्या कि कार्य की स्वीकृति के बारे में बताते हैं। जो क्रिया विशेषण है उनका महत्व क्या है? कार्य की स्वीकृति के बारे में बताना इनका। कार्य की स्वीकृति को बताते हैं कौन? ये क्रिया विशेषण। और क्या बताते हैं? और बताते हैं कार्य की स्वीकृति हो गई तो निषेध भी करेगा ना भाई। स्वीकृति हो गई तो निषेध भी करेगा, मतलब मना करेगा। कार्य को स्वीकृति देगा या फिर मना करेगा। तो स्वीकृति को बताते हैं, निषेध को बताते हैं और निश्चितता को बताते हैं। ये कि कार्य निश्चित होगा कि नहीं होगा। ये सारे जो कार्य हैं, क्रिया होगी, क्रिया में भी ये विशेषता बताएंगे कौन? तो उन्हें बोलेंगे हम क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के ये महत्व हैं जो कि क्रिया के बारे में बताएंगे कि क्रिया को स्वीकृति देंगे कि नहीं देंगे, क्रिया को निषेध करेंगे, मना करेंगे कि नहीं करेंगे, मना करेंगे या फिर निश्चित होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। तो ये क्रिया विशेषण के महत्व थे। कौन से? स्वीकृति, निषेध, निश्चित। तो वैसे ही और था निश्चितता, हमने देखा था। और हमने देखा था स्थान या दिशा बताना। क्रिया विशेषण ये सारी चीज़ें बताती है ना। समय बताती हैं और बताती हैं लोग तरीका, क्या? कार्य संपादित करने का तरीका बताती हैं और बताती हैं ये मात्रा। तो क्रिया विशेषण क्या क्या चीज़ें बताती हैं? कार्य की स्वीकृति बताती हैं, कार्य निषेध होगा, कार्य स्वीकृति देंगे या फिर उसको मना करेंगे, या फिर कार्य निश्चित होगा या फिर कार्य अनिश्चित होगा, या कार्य करने का स्थान, है ना, या दिशा कार्य का, या फिर समय, या फिर तरीका, कार्य संपादित करने का तरीका, या फिर कार्य का परिमाण, है ना, या फिर मात्रा। ये चीज़ हमने कल देखी है। अगर हम लोग इसके प्रकार पे आए, प्रकार में कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार इसमें होता है रीतिवाचक। क्या? चार प्रकार थे, हमने बात किया था। क्या? चार। क्रिया विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है कालवाचक। रीतिवाचक हो चुका है हमारा। तो क्रिया विशेषण में कुल कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक,
परिमाणवाचक और कालवाचक। ठीक है, तो जो हमने महत्व देखा था, ये महत्व थे हमने कल देखा था, तो इन्हीं महत्व, ये जो महत्व हैं वो इन्हीं क्रिया विशेषण में आएंगे। अब कैसे आएंगे भाई? कुछ कुछ रीति में आ जाएंगे, कुछ स्थान में आ जाएंगे, कुछ परिमाण में, क्योंकि इसको बांटा गया है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम, सब्जी क्या है? सब्जी है वस्तु। ठीक है, अगर हम वस्तु, एक बहुत बड़ा चीज़ ले लिए, वस्तु मतलब वस्तु में क्या, सब्जी वस्तु आता है, लेकिन सब्जी के अलावा भी वस्तु में बहुत सारा चीज़ आता है ना। सब्जी ले लिए, आप कोई भी सामान ले लिए, जैसे कि यहाँ पे पेन, पेन भी तो वस्तु है ना। यहाँ बेड, बेड भी वस्तु है, बेड भी वस्तु है। अगर बैट बोलूँ, कुछ भी बोलिए वो वस्तु में है ना। तो वैसे ही जो ये प्रकार हैं, तो कुछ रीतिवाचक होंगे, कुछ स्थानवाचक होंगे, कुछ परिमाणवाचक होंगे, कुछ कालवाचक। तो जो महत्व है उनको भी, कुछ चीज़ों को महत्व रीति में रखा गया है, कुछ चीज़ों को स्थान में रखा गया है, कुछ परिमाण में और कुछ काल में। अब यहाँ पे आप जो लिखा हुआ, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्थान, आप स्थान से पता लगाएंगे, स्थान मतलब स्थान की बात हो रही है, तो स्थान तो स्थानवाचक में ही आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ, जब भी कार्य के होने का स्थान या दिशा बताए, जब भी कार्य के होने का, जब भी कार्य के होने का स्थान या दिशा की बात हो, तो वह होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अगर मैं परिमाण की बात करता हूँ, परिमाण क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मात्रा। परिमाण का अर्थ भी होता है क्या? मात्रा। तो जब भी कार्य के होने का परिमाण या फिर मात्रा की बात होगी, जब भी कार्य के होने की परिमाण या मात्रा की बात होगी, तो हम उसे बोलेंगे क्या? परिमाण, सॉरी, हाँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जब भी काल की बात होगी, काल मतलब समय की बात होगी, तो जब भी कार्य के होने के समय की बात होगी, तो हम बोलेंगे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन कौन से? जब भी कार्य के होने के स्थान की बात होगी, तो बोलेंगे उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब भी कार्य के होने की मात्रा की बात होगी, तो उसे बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब भी काल के होने की समय की बात होगी, तो उसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जब भी कार्य के होने की पद्धति, तरीका, रंग उसकी बात होगी, तो हम बोलेंगे क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कब? जब तरीका कार्य के होने का तरीका, रंग, स्वरूप, ये सारी चीज़ की बात होगी, तो आप बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति हो गया तरीके की। तो और बाकी कौन कौन से बचते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्य की स्वीकृति, कार्य की निषेध, कार्य की निश्चितता, कार्य की अनिश्चितता, इन सब की जब बात होगी, तो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही आएगा। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपको वैसे तो ये पता चल जाएगा कि अगर स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्थान और दिशा जब भी दिखेंगे, तो आप बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन सब चीज़ों को अभी हम बहुत डीपली देखने वाले हैं। ये तो आपका अभी क्या ओवरव्यू दिया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और इन सब के बारे में बात होने वाली है। लेकिन जब अभी हम लोग इसको जब देखेंगे, रीतिवाचक को इसके और टुकड़े करेंगे, वो समझेंगे, तो सारे जो भी आपके अंदर जो डाउट्स हो रहे होंगे वो सारे क्लियर होंगे। तो रीतिवाचक में कौन कौन से आते हैं? कार्य की स्वीकृति, निषेध, निश्चित, निश्चितता। जब भी कार्य की स्वीकृति की बात होगी, जब भी कार्य की अनिश्चितता की बात, निषेध की बात होगी, निश्चितता की बात होगी, अनिश्चितता की बात होगी, या फिर तरीका की बात होगी, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। जब स्थान या दिशा की बात होगी, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। जब परिमाण की बात होगी या मात्रा की बात होगी, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जब काल की बात होगी, समय की बात होगी, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। हम लोग अब पहले अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चलते हैं और वहाँ पे उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्या है? पहला हमारा क्रिया विशेषण कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमने क्या क्या देखा है? यह क्या बताता है? किसी भी क्रिया के होने का ढंग। किसी भी क्रिया के होने का ढंग। अब कैसा? अरे भाई, कोई भी जो भी क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, उसका तरीका क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़, जैसे कि आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ काम करता है, बहुत तेज़ खेलता है, बहुत धीमे चलता है, तो जो क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है, वह कैसे, उसका स्वरूप कैसा, उसका ढंग कैसा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो रीतिवाचक क्या होता है?
किसी भी क्रिया के, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी भी क्रिया के होने का ढंग, तरीका बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया के होने का ढंग या तरीका की जब बात होगी तो उसे बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने इसके साथ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण में और भी क्या क्या देखा था? हमने देखा था इसमें क्रिया की स्वीकृति होती है, या तो क्रिया की स्वीकृति होती है। कल हमने देखा था ना स्वीकृति कैसे होती है, जो क्रिया विशेषण रहता है वह कैसे उपयोग होता है इस सब चीज़ों में, उसका महत्व देखे थे। तो क्रिया की स्वीकृति आई थी, और जब कभी कभी मना किया गया था उसकी अस्वीकृति आई थी, अस्वीकृति, या फिर बोल सकते हैं आप इसे निषेधता, या फिर हमने देखा था कभी कभी निश्चितता हुई थी क्रिया की, है ना, निश्चितता का बोध करा रहा था ये क्रिया विशेषण, या फिर कभी कभी अनिश्चितता का बोध करा रहा था यह क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या क्या बताता है? क्रिया के होने का ढंग बताता है, क्रिया के होने की स्वीकृति बताती है, क्रिया के होने की अस्वीकृति बताती है, क्रिया के होने की निश्चितता बताता है, और यही क्रिया विशेषण क्रिया के होने की अनिश्चितता बताता है। अब इतना सारा चीज़ कैसे याद होगा? डाउट है ना, कैसे याद होगा ये सारी चीज़ें? इनको अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें किससे, उदाहरण से, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ। अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि हमने कल क्या बोला था, क्रिस गेल तूफानी खेला, यही तो बोला था ना हमने कल, उदाहरण लिया था कि क्रिस गेल तूफानी खेला। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यह क्रिया हो जाएगी, और जो तूफानी शब्द है वह क्या बता रहा है? क्रिया तो हुई है, लेकिन क्रिया के होने का ढंग कैसा है भाई? क्या है? बहुत तूफानी है, बहुत तेज खेला है कल क्रिस गेल, बहुत तेज, है ना। तो क्रिया के होने का ढंग जो बताता है उसे बोलते हैं रीतिवाचक। और इसके जो स्वीकृति की, जैसे कि कल हमने बात किया था, स्वीकृति में क्या आया था? अगर हमने मास्टर से बोला, टीचर से बोला, सर मुझे बाहर जाना है, मुझे आज बाहर जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, या फिर मुझे फीवर है, मुझे छुट्टी दे दीजिए, है ना, छुट्टी दे दीजिए, तो बोलते हैं हाँ जाओ, अच्छा जाओ करके, हाँ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे क्रिया क्या है? क्रिया तो हो गई ये जाओ की, लेकिन यहाँ पे वह क्या क्या बता रहा है? स्वीकृति बताती है। तो अगर स्वीकृति की बात होती है या फिर अस्वीकृति, अगर मास्टर बोलते हैं मत जाओ, तो ये सारी चीज़ें भी क्रिया विशेषण में आती हैं। अगर हमने निश्चितता की बात की तो निश्चितता में भी हमने कल देखा था कि आरसीबी, या फिर हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज मैच जरूर जीतेगा। क्या? आज मैच जरूर जीतेगा। तो आपने क्या किया? आज मैच जरूर जीतेगा, जरूर शब्द आ गया। देखिए जीतना तो क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? जरूर। और जरूर आपको पता है, जरूर मतलब कि निश्चित है भाई, निश्चित है आज आरसीबी जीतेगा, तो निश्चितता का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पे बोल देते कि आज आरसीबी आज मैच शायद जीतेगा, अगर मैं बोलता हूँ कि शायद जीतेगा, मैं बोलूँगा कि शायद जीतेगा, आज आरसीबी शायद ही मैच जीतेगा, है ना, शायद ही जीतेगा। तो देखिए जीतना तो एक क्रिया हो जाएगी, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि शायद है, मतलब निश्चित नहीं है, तो वह अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चितता का बोध कराएगा। तो कार्य जो हो रहा है, कार्य के होने का ढंग कैसा है, उसकी स्वीकृति, अस्वीकृति, निश्चितता, अनिश्चितता, जब भी इन सब चीज़ों की बात होगी तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? कार्य के होने का ढंग, कार्य के होने का ढंग कैसा है, और कार्य जो है वह क्रिया कैसी है, क्रिया की स्वीकृति हो रही है, अस्वीकृति हो रही है, या क्रिया निश्चित है या अनिश्चित है, वह भी क्रिया विशेषण बताता है, और वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है।
बाकी जो क्रिया विशेषण है वो तो आप देखेंगे, अगर कालवाचक है तो कालवाचक तो आप तो सीधे से वहाँ पे अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे कि रीतिवाचक में अगर आपको डाउट हो रहा हो कि स्वीकृति अस्वीकृति, निश्चितता निश्चितता, ये सारी चीज़ें मैं कैसे याद करूँगा, तो आपको पता है अगर कालवाचक आएगा तो काल की जब बात होगी तो समय की बात होगी। तो समय तो आपको पता है कि आप समय को पहचान ही पाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ दूसरा स्थान की बात होगी, क्या स्थान की बात होगी, अगर मान लीजिए स्थान की, तो आप ही उसे पहचान जाएंगे, अरे स्थान की बात हो रही है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ परिमाण की, तो आप बोलेंगे अरे परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा। ये सारी चीज़ों को अभी हम देखे नहीं है, लेकिन अभी अब बच्चे भी तो नहीं है ना कि काल को समय नहीं, समय को समझते नहीं है, काल को समझते नहीं है ना। तो इससे भी अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको रीतिवाचक को समझना है। रीति मतलब क्या होता है, ढंग होता है, तुम्हारे रीति रिवाज कैसे है, मतलब तुम्हारा तरीका कैसा है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा रीति रिवाज कैसा है, तो वही रीति की हो रही बात कि तुम्हारा ढंग कैसा, तरीका कैसा है। उसी में सब कुछ आ जाता है, स्वीकृति अस्वीकृति, निश्चितता और अनिश्चितता, सब कुछ आ जाता है। अब जो बचे हुए हैं काल, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसको आप एकदम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा है, अगर मैं दूसरा है कालवाचक को लेता हूँ, क्या दूसरा कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, काल, काल तो ठीक है, काल मतलब क्या होता है, समय, समय। तो क्रिया के होने के, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को, क्रिया के होने के समय बताने वाले विशेषण को बोलते हैं हम काल क्रिया विशेषण। क्या, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को हम बोलते हैं काल क्रिया विशेषण। क्या, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो क्या, क्रिया के होने का समय बताने वाले, समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को, क्रिया विशेषणों को काल क्रिया विशेषण कहते हैं, काल क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अगर आपको बोलें कि यार ये परिभाषा से भी समझ नहीं आ रहा है कि परिभाषा क्या बोल रहा है, तो हम उदाहरण पे चलते हैं कि बोलते हैं अक्षय, अक्षय कल जाएगा, अक्षय कल जाएगा। मैं बोलता हूँ अक्षय कल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिया क्या है, जाने की, लेकिन कब, कल। और जो कल है वह किसका बात कर रहा है, समय का बात कर रहा है भाई, वो किसका, समय का बात कर रहा है। या फिर मैं बोलता हूँ अक्षय, अक्षय सितंबर में जाएगा, सितंबर में जाएगा, सितंबर में जाएगा, ठीक है, सितंबर में जाएगा। तो देखिए जाना तो क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पे जो सितंबर दिख रहा है वह क्या है, समय है। तो जब भी समय की बात होगी, जब भी क्रिया के होने वाले समय, जब भी समय की बात होगी तो आप उसे कालवाचक में रखेंगे। अब मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि अक्षय के पहले, अक्षय के पहले, अक्षय के पहले राजेश आया, है ना, आया, आया तो क्रिया है, लेकिन के पहले, यहाँ भी समय की बात हो रही है, अक्षय के पहले गया, अक्षय के, अगर मैं बोलता हूँ अक्षय के पहले गया, वो कौन, राजेश, राजेश अक्षय के पहले गया, अक्षय के पहले, पहले गया। तो देखिए गया तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और के पहले, के पहले मतलब समय की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, समय ना, समय मतलब देखिए पहले कौन गया है, राजेश गया, उसके बाद अक्षय गया, तो यहाँ पे समय का बोध करा रहा है। जो ये के पहले लिखा हुआ है वह समय का बोध करा रहा है। तो जब भी समय का बोध होगा तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। अगर हम बोले कि कुछ कुछ शब्द देख लेते हैं जो कि कालवाचक को हमें समझने में आसानी करेंगे, अगर वहाँ पे दिया रहता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। मैं बोलता हूँ वार, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, वो वार हो जाएंगे, है ना। माह का नाम आता है, माह जैसे सितंबर यहाँ पे आया, ये सितंबर। अगर ऐसे मैं बोलता हूँ आज, कल, ये सारे आ जाएंगे। बोलता हूँ बजे, है ना, बजे से 5 बजे, अच्छे 5 बजे जाएगा,
तो अगर बचे आता है वो भी उसी में आएगा। अगर मैं ऋतु की बात करता हूँ, ऋतु कि अच्छा है वर्षा ऋतु में जाएगा, वर्षा ऋतु में जाएगा, है ना, वर्षा में जाएगा, या फिर ठंडी में जाएगा, है ना, गर्मी में जाएगा, तो वो भी समय का ही तो बात कर रहे हैं ना। ऋतु क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ मतलब वर्षा में जाएगा, वर्षा में जाएगा, गर्मी में जाएगा, तो वर्षा क्या है यहाँ पे समय है, और जाना क्या है, क्रिया है। तो जब भी क्रिया और यहाँ पे समय की बात हो रही है तो काल क्रियावाचक, सॉरी कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। समय की बात हो रही है और क्रिया विशेषण तो है ही ये, तो काल क्रियावाचक हो जाएगा, सॉरी काल क्रिया विशेषण, बार बार काल क्रिया विशेषण। ऋतु भी आता है, और क्या क्या आते हैं इसमें जल्दी से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो सारी चीज़ें भी आएंगी यहाँ पे। मैं बोलता हूँ के पहले, के पहले, के बाद, वो भी चीज़ें आएंगी। जैसे हमने बोला यहाँ पे के पहले, के बाद, तो ये भी समय का बोध करा रहे हैं, जो भी समय का बोध कराएंगे। और उसके बाद में आपको याद रखना है क्या, क्रिया रहनी चाहिए, है ना, क्रिया की विशेषता बताएगा तभी तो क्रिया विशेषण होगा। लेकिन क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन उसके साथ में क्या चीज़ रहना चाहिए, समय होना चाहिए। अगर समय रहेगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, अगर समय नहीं रहेगा, रीति रहेगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अगर वहाँ पे परिमाण रहेगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको क्या ध्यान देना है कि क्या क्रिया रहना चाहिए, और क्रिया के पहले क्या चीज़ है, तो क्रिया के पहले यहाँ पे समय है तो कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को वैसे उदाहरण समझ सकते हैं कि हाँ जब समय की बात होगी तो आप उसे कालवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। आपका मुख्य चीज़ क्या है उसको मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, बार बार मैं रिवीजन करता हूँ। आपको शायद लगता होगा एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें वो बेसिक चीज़ें वो पता रहे। अगर मैं बोलता हूँ क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्रिया विशेषण का मतलब पता है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको चलना आता है तो आप दौड़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे चलना नहीं आता और मैं इसे दौड़ जाऊँ तो इम्पॉसिबल है वो, इसलिए आपको पहले चलना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए यही चीज़ें हैं कि आपको बेसिक चीज़ें क्या है, चलना है, तभी आप दौड़ना सीख पाएंगे। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक है वह क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्रिया विशेषण में, उसका नाम है क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान और दशा बताए। हमने क्या देखा था, स्थानवाचक में क्या है, क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताता था, वही क्या था, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताएगा वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उससे समझने का प्रयास करें, हम लोग बोलते हैं हम कि राजू पेड़ पर बैठा है। क्या, राजू पेड़ पर बैठा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया क्या है, क्रिया हो जाएगा बैठने की, और कहाँ पर भाई, स्थान कहाँ पे है, पेड़ पर, तो यह स्थान हो जाएगा। अब अपने परिभाषा को याद करिए, परिभाषा क्या थी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण, आप उसको भी भूल जाइए, परिभाषा को भी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप परिभाषा को भी भूल गए हैं कि यार कौन रटेगा इसको, तो आप यहाँ पे ये समझने का प्रयास करिए, स्थान है और वाचक है और क्रिया है और विशेषण है। देखिए यहीं से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या, वह क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराए। देखिए यहीं पे सब कुछ है, आपको तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ वहीं पे रहता है। क्या, वह, देखिए क्रिया विशेषण तो है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ये तो पता ही है। तो वह क्रिया विशेषण
जो स्थान का बोध कराए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सिंपल सी बात है। और क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण को जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिया विशेषण को आपको याद रखना है और वो याद क्या करना है, समझना है कि वह क्रिया जो वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अब जैसे कि क्रिया क्या है यहाँ पे बैठने की, और उसकी विशेषता क्या होता है, पेड़ पर बैठने की। तो स्थान क्या है, पेड़ है। स्थान क्या है, पेड़ है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। कितना सरल था ये। हमारे जो शब्द हैं वहीं से परिभाषा आ जाती है। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में एक भी परिभाषा आज तक मैंने याद नहीं किया हिंदी में। जितना आपको बोलता हूँ मैं, वो सारे यहाँ पे शब्द से ही समझ में आ जाता है और आपको भी आ जाता है वो। तो वो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे थे, जैसे कि कल भी हमने बात किया था, यहाँ पे क्या है, में पर अगर कुछ रहता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अधिकरण कारक। क्या अधिकरण कारक में हम देखते हैं क्या, में या पर होता है, में या फिर पर, है ना, में या फिर पर। तो अधिकरण कारक में होना चाहिए। लेकिन ये किस में आता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है। अगर यही उदाहरण दिया रहेगा, किसी पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो आप बोलेंगे ये अधिकरण कारक है। और अगर इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको याद ये रखना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं। जैसे कि कल भी हमने इसको देखा था, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं और अधिकरण कारक ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब हमारा, जैसे कि अगर हम लोग फिर भी अगर इसके भी कुछ हम लोग शब्द लेना चाहें कि हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कुछ शब्द जो हमें वहाँ पे समझने में आसानी करे, अगर उदाहरण दिया रहता है तो जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे पर लिए थे, है ना। पर के अलावा कौन कौन से होते हैं अगर बोलें तो आप बोल सकते हैं ऊपर, नीचे, के पीछे, आगे, ऊपर नीचे तो हो ही गया है ना, मध्य। देखिए यह भी तो स्थान ही है ना। मैं बोलता हूँ अगर मैं आप दोनों के बीच में हूँ तो बीच क्या है, स्थान। आप दोनों के बीच में हूँ ना, तो बीच स्थान में हूँ ना, स्थान की बात कर रहे हैं, है ना। आगे, पीछे, मध्य, नज़दीक। अगर नज़दीक भी बोलता हूँ, आप मेरे नज़दीक हैं, तो स्थान की बात हो रही है कि आप मेरे से नज़दीक स्थान में हैं, और आप मेरे से दूर हैं तो वह भी स्थान की बात कर रहे हैं, नज़दीक भी होता है। आस पास भी बोल सकते हैं कि आस पास, यह भी स्थान ही है कि आप मेरे आस पास हैं, आप मेरे से दूर हैं, तो स्थान की बात हो रही है। अब वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि नज़दीक हो गया, नज़दीक तो हो गया, हाँ, तले हो गया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप इनको अगर याद करने जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी यार, किसको याद करें। तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपको दिखेगा कि हाँ यार स्थान की बात हो रही है, और स्थान ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि आप मेरे दाएँ हैं, तो दाएँ स्थान की बात हो रही है ना। इतने तो हम छोटे हैं नहीं कि हमें अब ये भी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। हम अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम थोड़े से तो बड़े ना, 21 अबव तो हैं सब लोग। तो ये सारी चीज़ों से तो हम लोग वाकिफ़ है ना। अगर हम लोग हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, कोई यूपी में रहता है, कोई एमपी में, कोई छत्तीसगढ़, कोई राजस्थान, कहीं भी रहता है, ये सारे हिंदी भाषी राज्य में आते हैं, तो इतना तो हमें हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग रहती है कि हमें इन सब का मतलब पता हो। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है, जो स्थान और दिशा की बात करें, ऊपर नीचे सारे अगर शब्द यूज होते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उसमें आपको यह ध्यान ये रखना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक में आते हैं, अधिकरण कारक होते हैं, और अधिकरण कारक ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब हमारा चौथा और अंतिम क्रिया विशेषण बचा हुआ है, और चौथा क्रिया विशेषण कौन सा है, वह है परिमाणवाचक। क्या, परिमाणवाचक। अब हमें इसका भी परिभाषा याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आप ऐसे लिख दीजिए और यहीं से परिभाषा बनाइए। क्या आप बोलेंगे, वह क्रिया विशेषण जिसमें परिमाण का वाचक का मतलब होता है बोध कराना। बोध का मतलब होता है जानकारी देना, बोध मतलब जानकारी।
तो वह क्रिया विशेषण जो परिमाण का बोध कराए, जो परिमाण का बोध कराए वह होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। वह क्रिया विशेषण जो परिमाण का बोध कराए वह होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर इसके उदाहरण से इसके उदाहरण को समझना चाहें कि हाँ इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, उदाहरण की बात करते हैं, राजा बहुत खेलता है, राजा बहुत खेलता है। अब हमें यह उदाहरण, इस उदाहरण को परिभाषा से लिंक करना है। कैसे? हमने क्या बोला था, वह क्रिया विशेषण जो किसी परिमाण का बात कराए, परिमाण का बोध कराए। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, आपको क्रिया क्या दिख रही है, क्रिया क्या दिख रही है, खेलने की। क्रिया किसकी दिख रही है, खेलने की। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं क्रिया विशेषण। और देखिए वह क्रिया विशेषण जो किसका बात करे, परिमाण का बात करे, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। और यही जो शब्द है वह किसकी बात कर रहा है, परिमाण की बात कर रहा है। परिमाण मतलब होता है मात्रा। क्या? मात्रा, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, मात्रा। तो क्या बहुत खेलता है, अगर यहाँ पे बोलते हैं राजा कम खेलता है, राजा जरा सा खेलता है, राजा उतना ही खेलता है, तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, परिमाण की बात कर रही हैं। जैसे कि मैंने बोला जितना पढ़ोगे उतना ही आगे जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना ही आगे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना और उतना, तो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ने की, और पढ़ने की क्रिया है। और परिमाण क्या होता है, जितना, मतलब परिमाण की बात हो रही है ना। जितना मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास जितना है उतना मेरे पास भी पैसा है, आपके पास जितना पैसा है उतना मेरे पास भी पैसा है, तो परिमाण की बात हो रही है ना। अगर आपके पास 10 रुपये है तो मेरे पास भी 10 रुपये है, मात्रा की बात हो रही है ना। उसी मात्रा की बात यहाँ भी हो रही है कि जितना पढ़ोगे, अगर तुम 10 घंटे पढ़ोगे तुम उतना ही आगे जाओगे, उतना ही आगे जाओगे। जाओगे क्या हो जाता है यहाँ पे, जाओगे तो क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता कौन सी बता रही, कौन शब्द यहाँ पे, उतना ही आगे जाओगे जितना पढ़ोगे। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे कौन कौन से हैं, जितना और उतना। जितना और उतना क्रिया विशेषण हो गए। और यह किसका बोध करा रहे हैं, दोनों बात बोध करा रहे हैं, परिमाण का, मात्रा का बोध करा रहे हैं। उतना, अगर मैं बोलता हूँ जितना आपके पास उतना मेरे पास भी है ना पैसा, 10 रुपये आपके पास, 10 रुपये मेरे पास भी उतना ही है ना। तो दोनों शब्द किसका बोध करा रहे हैं, परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो परिमाणवाचक वो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अगर इसके कुछ शब्द लेना चाहें कि हाँ यार इसके भी कुछ शब्द बता दीजिए, तो जैसे बोलते हैं हम लोग जरा सा, वैसे ही आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा। क्या? राजा बहुत ज़्यादा खेलता है, राजा ज़्यादा खेलता है, राजा ज़्यादा पानी पीता है, ये सारी चीज़ें। ज़्यादा, जितना, थोड़ा, आदि, है ना। आदि बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, तो आप शब्द को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें जहाँ भी आपको परिमाण आपको समझना है। परिमाण क्या है, जब मात्रा की बात होगी, मात्रा क्या होता है, मात्रा आपको पता है कि कम, ज़्यादा, थोड़ा, जरा सा, उतना, जितना, ये सारी चीज़ें मात्रा को बताती हैं। तो जब मात्रा की बात होगी तो आप बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा क्रिया विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे जो क्रिया विशेषण के अलावा अभिकारी शब्द हैं उनकी बात करेंगे। फिर हमारा अभी जो बचे हुए अभिकारी शब्द हैं उसमें संबंध बोधक आ जाता है, समुच्चय बोधक आ जाता है, और विस्मयादि बोधक अव्यय आ जाते हैं। तो उनकी बात हम अगले वाली क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अभिकारी शब्द कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जितना मैं करा रहा हूँ आपको उतना ही करना है, उतना बहुत है। हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना ही जरूरी है आपके लिए जरूरी वह नहीं है कि आप परिभाषा रटें और उसके बाद फिर उदाहरण 50 ठो लिखें, उसके बाद आप उनको रिवीजन करें। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आपको शब्द समझा रहा हूँ, शब्द का ही खेल रहता है।
अब हिंदी देखिए, अगर हम लोग बचपन में पढ़े थे परिमाणवाचक तो हमें पता ही नहीं था, हम लोग रटते रहे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम लोग परिमाण का मतलब समझ लिए हैं, तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, है ना। तो दोस्तों हमें समझना है चीज़ों को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बात करेंगे हम लोग और जो बचे हुए अव्यय हैं। बाय, टेक केयर।